जय हिंद दोस्तों। कंटिन्यू करते हैं आज की अपनी हिस्ट्री की क्लास। तो हमने प्रीवियस क्लास में आप लोगों से डिस्कशन किया था अशोक के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे आप लोगों से अशोक के जो शिलालेख थे इनके बारे में आप लोगों से चर्चा करेंगे। तो एक काम करते हैं, फटाफट हम क्विक रिवीजन लेते हैं। तो अशोक का जन्म कब हुआ था? अशोक का जन्म हुआ था 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। और उनका राज अभिषेक कब हुआ था? तो अशोक का राज अभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व में हुआ था। 269 ईसा पूर्व में इनका राज अभिषेक हुआ था। और राज अभिषेक होने के 8 वर्ष के बाद उन्होंने क्या किया था? इन्होंने कलिंग पर युद्ध कर दिया था। तो 269 में से 8 ईयर्स को आप घटा दीजिए, कम कर लीजिए, तो आपका आता है 261, मतलब 261 ईसा पूर्व। तो 261 ईसा पूर्व में इन्होंने क्या किया था? कलिंग पर युद्ध कर दिया था। और उस समय कलिंग का राजा कौन था? तो उस समय कलिंग का राजा था नंदराज। कलिंग का राजा कौन था? नंदराज था। ये आप लोग जान के फटाफट आप समझिए। जब इनके शिलालेख की जब खुदाई उदाई चल रही थी तो क्या था, एक व्यक्ति थे पेंथर नाम के। तो पेंथर ने क्या किया, इनके जो शिलालेख थे इग्नोर कर दिए थे। इनके जो शिलालेख थे उसको उन्होंने पढ़ा नहीं था। ये बोले पता नहीं कौन क्या है, हटाओ किनारे करो, सब शिलालेख को किनारे करने की बात बोल दी। लेकिन एक व्यक्ति और थे, वो थे जेम्स प्रिंसप। जेम्स प्रिंसप ने क्या किया, इनके शिलालेख को पढ़ा। तो जो जेम्स, अगर आपसे क्वेश्चन कभी अगर पूछा जाए कि अशोक को शिलालेख को पहली बार किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसप ने किया था। अगर आपसे पूछा है किसने इग्नोर किया था, तो वो जेम्स पेंथर थे। जेम्स पेंथर इनके शिलालेख को इग्नोर कर दिया था। बोले खुदाई के टाइम जब खुदाई चली थी तो उनके जो शिलालेख अशोक के प्राप्त हुए थे, तो जेम्स पेंथर ने उनके शिलालेख को पढ़ने से इग्नोर कर दिया था। बोला पता नहीं क्या है, हटाओ, पूरा करवा रहा है। लेकिन जेम्स प्रिंसप ने क्या किया, रुको, इन्होंने क्या किया, जेम्स प्रिंसप ने अशोक के शिलालेख को पढ़ने में, अशोक के शिलालेख उसको आसानी से पढ़ सके। तो अगर आप लोग से कभी कोई क्वेश्चन पूछा था कि अशोक के शिलालेख को किसने पहली बार पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। आई होप आप लोगों को अच्छा लग, आप लोगों को अगर मेरा डिस्कशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम डिस्कस करते हैं, आज अपने शिलालेख के बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा, आज की जो सेशन रहेगा, वो सिर्फ शिलालेख से संबंधित है। ठीक है, आइए हम चर्चा करते हैं अशोक के शिलालेख के बारे में चर्चा करते हैं। तो अशोक के ज्यादातर जो शिलालेख मिले हैं उस पर क्या नाम प्राप्त हुआ है? अशोक का खुद का नाम प्राप्त नहीं हुआ है। उस पर लिखा हुआ है देव नाम प्रियदर्शी। देव नाम प्रियदर्शी। अशोक के जो शिलालेख प्राप्त हुआ है उस पर अशोक का खुद का नाम नहीं लिखा है, लेकिन एक नाम लिखा हुआ है देव नाम प्रियदर्शी। देव नाम प्रियदर्शी क्यों लिखा हुआ? क्योंकि आप लोग जानते हो देव नाम प्रियदर्शी मतलब होता है जो देवों को सबसे ज्यादा प्यार करता है, देवों के प्रति जिसकी ज्यादा लगान होता है। देव नाम प्रियदर्शी इनके अभिलेख में पाया गया है। ठीक, देव नाम प्रियदर्शी पाया गया है। जैसे कि आप लोग जानते हो जब कलिंग युद्ध हो गया था, कलिंग युद्ध होने के बाद इसका हृदय प्रवर्तित हो गया था। इसने जब देखा था महिलाएं और बच्चे युद्ध में मारे गए थे, जिसके कारण इसको क्या था, इसको अब घृणा होने लग गई थी कि बोला अरे यार ये बच्चे और जो ये महिलाएं थी इन्होंने मेरा क्या बिगाड़ा था, जिनका मैंने आज युद्ध कर दिया, उनको जो मैंने मार दिया है। तो उसको देख के इसने क्या किया, इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, बौद्ध धर्म को अपना दिया था। और उसके बाद क्या था, इसने युद्ध नीति को छोड़ के लोगों को क्या किया था, धर्म के रास्ते पे चलना सिखाया था, इंसानियत के रास्ते पे चलना सिखाया था। ठीक है, तो जो इसके शिलालेख थे, शिलालेख में क्या नाम प्राप्त हुआ था? देव नाम प्रियदर्शी। लेकिन कहीं भी ये लिखा नहीं था, अशोक नहीं लिखा था, जिसके कारण लोग उसको आइडेंटिफाई या क्लियरिफाई नहीं कर पाते थे कि ये जो शिलालेख है या अशोक का है। लेकिन कुछ ऐसी 4 जगहें हैं जो पूरे आपके भारतवर्ष में, ठीक है, मतलब आपके पूरे भारतवर्ष में, पूरे नक्शे में, तो वहां पे पाया गया है क्या कि वहां पे स्पष्ट रूप में लिखा है अशोक। वहां पे स्पष्ट रूप में लिखा है अशोक। उसने वहां पे लिखा है कि ये अशोक लिखा है, तो उसके द्वारा लोग आइडेंटिफाई कर पाए कि ये अशोक के शिलालेख है। लेकिन वो 4 भी अभी आप लोगों से डिस्कस करेंगे, वो 4 जगह कौन कौन सी है उससे पहले और जान लेते हैं। तो और एक और इनका शिलालेख है, वो 2 भाषा में लिखा है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे आप लोगों से। साथ के साथ इन्होंने 7 शिलालेख की चर्चा की। तो 7 शिलालेख को हम क्या बोलते हैं? लघु शिलालेख। इनको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ के साथ 14 शिलालेख की चर्चा की, जिसको बोलते हैं चतुर्थ शिलालेख। शिलालेख मतलब अभिलेख समझ लो। ठीक है, तो 7 शिलालेख को क्या बोलते हैं? लघु। 7 शिलालेख को बोलते हैं लघु शिलालेख बोलते हैं, और 14 शिलालेख को बोलते हैं चतुर्थ शिलालेख। हालांकि 14 स्थान से प्राप्त नहीं होते, ये सिर्फ 8 स्थान से आपको प्राप्त हुए थे। अब हम चर्चा करते हैं डिटेल में आप लोगों से। अब हम आपको बताएंगे जो 4 स्थान जहां पे अशोक का नाम अशोक स्पष्ट लिखा हुआ है। ठीक है, पर ये नहीं लिखा है मैं मगध का सम्राट अशोक, सिर्फ अशोक लिखा है। अब इसके बारे में आप लोगों से डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं अशोक के वो शिलालेख या वो अभिलेख जिन पे स्पष्ट रूप से अशोक का नाम लिखा है, स्पष्ट रूप से अशोक का नाम लिखा है। लेकिन एक चीज नहीं लिखी, मैं मगध का साम्राज्य नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा है अशोक लिखा हुआ है। ठीक है,
तो उसके द्वारा हमको जो प्राप्त होते हैं शिलालेख, वो कहाँ कहाँ प्राप्त होते हैं, इनकी चर्चा करते हैं। तो आपका जो सबसे पहला अभिलेख है वो कौन सा, गुर्जरा अभिलेख, गुर्जरा शिलालेख। ये आपका कहाँ पड़ता है, ये आपका एमपी में पड़ता है, ये एमपी में पड़ता है, एमपी में पड़ता है। गुर्जरा अभिलेख एमपी में पड़ता है, गुर्जरा अभिलेख आपका एमपी में पड़ता है। फिर आता है मास्की, नेट्टूर एंड उदयकुलान, मास्की, नेट्टूर और उदयकुलान। ये आपके कहाँ, तीनों ये अभिलेख कहाँ पड़ते हैं, ये कर्नाटका में, ये तीनों अभिलेख आपके कर्नाटका में है, कर्नाटका में है। तो ये आपको क्या रखना, वह कौन सा अभिलेख है जिन पे अशोक का नाम स्पष्ट लिखा हुआ है। तो कौन कौन से हैं, गुर्जरा, मास्की, नेट्टूर, उदयकुलान, गुर्जरा, मास्की, नेट्टूर, उदयकुलान, गुर्जरा, मास्की, नेट्टूर, उदयकुलान। और पूछ लेगा कि गुर्जरा जो अभिलेख है इसका किस जगह पे है, तो एमपी में है, मध्य प्रदेश में, एमपी में है, मध्य प्रदेश में। बाकी तीन कौन कौन से हैं, मास्की, नेट्टूर, उदयकुलान कहाँ पे, कर्नाटका में। मास्की, नेट्टूर, उदयकुलान कहाँ पे है, कर्नाटका में है। अगर आप नीचे वाले दो भूल भी जाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दो आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो कौन से दो अभिलेख है जिन पे अशोक का नाम स्पष्ट रूप से लिखा है, गुर्जरा, मास्की, उदयकुलान, नेट्टूर, उदयकुलान, नेट्टूर। ये आपका गुर्जरा कहाँ पड़ता है, गुर्जरा आपका पड़ता है एमपी में पड़ता है। बाकी तीन जो है मास्की, नेट्टूर, उदयकुलान, ये कहाँ पड़ता है, ये आपका कर्नाटका में पड़ता है। आप रफ फिगर ऐसे बना लीजिएगा और अपनी रफ कॉपी में लिख लिया करिए, क्योंकि लाइन बाय लिखना, लाइन बाय लाइन अगर आप लिखोगे तो एग्जाम के टाइम आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा, वो आप लोगों के लिए कठिन हो जाएगा। क्विक रिवीजन किसको बोलते हैं, जो आप सिंगल वर्ड में कुछ लिखते हो उसको बोला जाता है क्विक रिवीजन। तो इस तरह कुछ आप बना लीजिए और लिख लीजिएगा, ऐसा मैप बनाइएगा। यहाँ पे लिखिए एमपी में कौन सा, गुर्जरा है, और कर्नाटका में तीन है। तो तीन कौन कौन से हैं, तो मास्की, नेट्टूर, उदयकुलान, ऐसे मैप बना के याद रखिएगा। और इस पे क्या है, इन अभिलेख में अशोक का नाम स्पष्ट अशोक लिखा हुआ है, इन अभिलेख पे क्या है, अशोक का नाम स्पष्ट लिखा हुआ है। ये आप फटाफट बनाइएगा। जिनको कोई दिक्कत आ रही है या वीडियो मेरा क्लियर नहीं दिख रहा है, 3 डॉट पे जाके वहां पे सेटिंग कर लिया करिए, या आपको जो लिखा है वो आपको विजिबल होगा, ठीक है। एक और चर्चा करते हैं साथ के साथ, जो आपके अशोक थे, अशोक के जो अभिलेख थे वो सबसे ज्यादा किस लिपि में पाए गए, तो वो ब्राह्मी लिपि में पाए गए। किस लिपि में पाएंगे, ब्राह्मी लिपि में अशोक के सबसे ज्यादा अभिलेख पाए गए हैं। बाकी हमने कल और भी चर्चा की थी आप लोगों से, कौन कौन से, तो चार जो अभिलेख थे 4 लिपि में पाए गए थे, वो कौन कौन से, तो भारत में कौन सी लिपि में पाए गए थे, तो भारत में आपके पाए गए थे किस लिपि में, वो आपकी थी ब्राह्मी लिपि में। भारत में कौन सी लिपि में पाए गए, ब्राह्मी लिपि में। और पाकिस्तान में कौन सी लिपि में पाए गए थे, तो खरोष्ठी लिपि में। पाकिस्तान में कौन सी लिपि में पाए गए थे, तो खरोष्ठी लिपि में पाए गए थे। फिर आगे अफगानिस्तान में कौन सी लिपि में पाए गए थे, तो अरमाइक लिपि में। अरमाइक लिपि में कहाँ पाए गए थे, अरमाइक लिपि में कहाँ पाए गए थे, अफगानिस्तान में पाए गए थे। फिर आपका आता है कि ग्रीक में जो आपका ग्रीक में कौन से पाए गए थे, तो ग्रीक लिपि में पाए थे। ग्रीक में कौन से पाए गए थे, ग्रीक लिपि में पाए थे। और वह 4 कौन से शिलालेख है जिसमें स्पष्ट रूप से अशोक का नाम दिया गया है, लेकिन ये नहीं लिखा है मैं मगध का सम्राट अशोक। वो कौन कौन से हैं, तो गुर्जरा, मास्की, नेट्टूर, उदयकुलान, ठीक है। और ये आपका गुर्जरा एमपी में पड़ता है, बाकी तीनों कर्नाटका में पड़ता है। इसको आप फटाफट लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे चर्चा करते हैं आप लोगों से फटाफट। अशोक का एक और शिलालेख है जिसमें अशोक ने खुद स्पष्ट रूप से उस शिलालेख में लिखा हुआ है कि मैं मगध का सम्राट अशोक। तो वो कौन सा अभिलेख है, किस अभिलेख पे ये क्लियर लाइन लिखी है कि मैं मगध का सम्राट, तो वो है भबरू अभिलेख। कौन सा, भबरू अभिलेख। इसको आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, हालांकि मैं इसको लिखूंगा नहीं। तो वह कौन सा शिलालेख है जिसपे स्पष्ट रूप से लिखा है कि मैं मगध का सम्राट अशोक, मैं अशोक मगध का सम्राट। तो किस अभिलेख पे लिखा है, भबरू अभिलेख में। और भबरू अभिलेख कहाँ है, राजस्थान में। भबरू अभिलेख आपका कहाँ पाया जाता है, राजस्थान पे जाता है। इसकी राजस्थान में इसकी चर्चा किस ग्रंथ पे है, तो बौद्ध ग्रंथ की त्रिपिटक में है, बौद्ध ग्रंथ की त्रिपिटक में है। तो आप लोग इसको याद रखना कि जो भबरू अभिलेख की चर्चा, भबरू अभिलेख कहाँ है, राजस्थान में है। और उसमें क्या अशोक ने खुद को क्या लिखवाया है, तो अशोक ने खुद को क्या बताया, मगध का सम्राट बताया, मगध का सम्राट बताया है। भबरू अभिलेख जो कि राजस्थान में है, यहाँ पे अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है। और इसकी चर्चा बौद्ध ग्रंथ के त्रिपिटक में है, बौद्ध ग्रंथ में त्रिपिटक में है। आइए अब चर्चा करते हैं अशोक के जो 7 शिलालेख थे उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो अशोक के जो 7 शिलालेख है उनको हम बोलते हैं लघु शिलालेख। अशोक के जो 7 शिलालेख है उनको क्या बोला जाता है, तो उनको बोला जाता है लघु शिलालेख। याद रखना ये आप लोग क्या बोलते हैं 7 शिलालेख को, लघु शिलालेख।
और ये 7 शिलालेख कहाँ कहाँ पाए गए थे और उनका क्या नाम था, इनकी चर्चा कर लेते हैं। तो इनका जो पहला शिलालेख था रोमन देही शिलालेख। रोमन देही शिलालेख कहाँ पे था, तो रोमन देही शिलालेख हमको ये पाया गया था नेपाल में। ये पाया गया था नेपाल में नेपाल के लुम्बिनी में पाया गया था। नेपाल के लुम्बिनी में पाया गया था। इसमें किस चीज की चर्चा की गई थी, तो इसमें अशोक ने जो चर्चा की थी रोमन देही अभिलेख में, वो चर्चा की थी, प्रशासनिक चर्चा नहीं करी थी। इसके अंदर आर्थिक चर्चा की थी, आर्थिक चर्चा की थी, जो कि आपकी टैक्स से संबंधित है। तो रोमन देही अभिलेख आपका किससे संबंधित है, ये आपका टैक्स से संबंधित है, आर्थिक से संबंधित है। और ये कहाँ पे, नेपाल के लुम्बिनी में है। और ये अशोक का सबसे छोटा शिलालेख है। रोमन देही अभिलेख अशोक का सबसे छोटा शिलालेख है। ये कहाँ पे है, तो ये आपका नेपाल के लुम्बिनी में है। इसमें किस चीज की चर्चा है, तो इसके अंदर जो आपकी चर्चा है आर्थिक संबंधित चर्चा है, जो कि समझने के लिए आप समझ लो टैक्स की चर्चा है। तो ये आपका रोमन देही अभिलेख कहाँ है, नेपाल में था। फिर अगला आता है टोपरा अभिलेख। टोपरा अभिलेख आपका कहाँ है, हरियाणा में। टोपरा अभिलेख कहाँ है, हरियाणा में है। फिर अगला था आपका मेरठ अभिलेख आपका यूपी में पड़ता है। मेरठ अभिलेख आपका यूपी में पड़ता है। लेकिन एक शासक था फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, मेरठ से और यूपी से इन दोनों को उखाड़ लिया। इन दोनों शिलालेख को मिट्टी से उखाड़ लिया। किसको टोपरा और मेरठ अभिलेख को क्या किया, उखाड़ लिया और इन दोनों को अपने साथ लेके कहाँ गया, दिल्ली में लेके गया और दिल्ली में इन दोनों के शिलालेख को स्थापित कर दिया। तो आप लोग याद रखना कि टोपरा और मेरठ, जो टोपरा अभिलेख और मेरठ अभिलेख को किसने इन दो जगहों से हटा के दिल्ली लेके गया था, कौन सा राजा शासक था, तो फिरोज शाह तुगलक था। और दिल्ली में जाके तुगलक जो आपका वो नहीं तुगलकाबाद, उसकी स्थापना करी थी। तो आप लोग याद रखना वो कौन से दो अभिलेख थे, टोपरा अभिलेख और मेरठ अभिलेख को कौन उखाड़ के दिल्ली लेके गया था, तो वो फिरोज शाह तुगलक गया था। ये चीज आ रही। फिर अगला आता है कौशाम्बिक अभिलेख में क्या है, इसमें चर्चा किस चीज की है, तो इसके अंदर जो चर्चा की गई अशोक की जो पत्नी थी कारोबाकी, और कारोबाकी क्या थी, कारोबाकी बहुत ही दीन दयालु थी, लोगों को दान दिया करती थी। तो इस अभिलेख में अशोक ने क्या लिखाया था कि रानी के द्वारा दिए गए दान की चर्चा की गई थी। रानी के द्वारा दिए गए दान की चर्चा थी। किस अभिलेख में थी, कारोबाकी ये थी कौशाम्बिक। तो दोस्तों ये जो कौशाम्बिक अभिलेख था, इसमें किसकी चर्चा की गई थी, तो इसमें अशोक ने अपनी कारोबाकी, जो उनकी पत्नी कारोबाकी थी, इनकी चर्चा की थी। क्योंकि इस पे इन्होंने लिखाया था कि जो इनकी पत्नी है वो बहुत ही दीन दयालु है और लोगों को बहुत दान देती है। तो कौशाम्बिक अभिलेख के ऊपर लिखा था दान से संबंधित चीजों के बारे में अपनी रानी कारोबाकी की चर्चा की थी। लेकिन क्या हुआ था, अकबर आया था। अकबर ने क्या किया, ये जो अभिलेख था इस अभिलेख को उखाड़ा, यूपी से उखाड़ के कहाँ लेके गया, ये गया इलाहाबाद में। और इलाहाबाद में इस अभिलेख को क्या किया, स्थापित कर दिया। कौशाम्बिक अभिलेख को अकबर ने क्या किया, उखाड़ के इलाहाबाद में स्थापित कर दिया। क्योंकि इलाहाबाद में आपका कुंभ मेला लगता है। तो इनका कहने मतलब था अगर लोग इस अभिलेख को पढ़ेंगे तो लोग दीन दयालु बनेंगे, लोग दान करेंगे। तो इसीलिए अकबर का जो मेन मोटिव था कि इस अभिलेख को यहाँ से उखाड़ फेंक के हम कहाँ, इलाहाबाद लेके जाएं। और इलाहाबाद में क्यों लेके जाएं, क्योंकि इलाहाबाद में कुंभ मेला लगता है और वहाँ पे हजारों लाखों लोग आते हैं। जब इनके अभिलेख को पढ़ेंगे तो इनके अभिलेख से प्रेरित होकर लोग दान देना चालू कर देंगे। और उसके बाद अब आते हैं आपके तीन अभिलेख कौन से हैं, लौरिया नंदनगढ़। जो इनके 3 अभिलेख कौन से हैं, लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरेराज और राजपुर अभिलेख। लौरिया, ये आपके तीनों कहाँ पढ़ते हैं, ये तीनों आपके बिहार में पढ़ते हैं। ये आपके तीनों कहाँ पढ़ते हैं, बिहार में पढ़ते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं, बिहार में पढ़ते हैं। ठीक है, तो कौन से, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, रामपुरवी अभिलेख। ये आपके कहाँ पे है, ये बिहार में है। आप लोग लिख लीजिए अपनी कॉपी किताब में कि लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, रामपुरवी अभिलेख। लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज और रामपुरवी अभिलेख कहाँ पे, बिहार में है। लेकिन इन तीनों में से एक जो अभिलेख था बिहार में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। किस लिए इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जो इनका जो ये वाला था लौरिया नंदनगढ़, इसमें क्या था, इसमें मोर का चित्र बना था। इस अभिलेख पर मोर का चित्र था। तो आप लोगों से अगर क्वेश्चन पुटअप किया जाए या पूछा जाए, बिहार में अशोक का वह कौन सा अभिलेख है जिसपे मोर का चित्र बना है, तो आप लोग बोलोगे लौरिया नंदनगढ़।
मोर का चित्र किस पे बना है? लोरिया नंदनकर। या फिर आप लोग से क्वेश्चन अगर डिटेल में पूछेगा तो ऐसे लिख दीजिएगा मोर का चित्र किस अभिलेख पे बना है, तो आपको तीनों लिख देगा, साथ में कोई इतिहास भी उठा लेगा, तो आपको बताना पड़ेगा किस पे लिखा है? लोरिया नंदनकर में। क्योंकि आजकल क्या है, क्वेश्चन थोड़ा टफ बनना है, या फिर पूछेगा इनमें से कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो ये थे जो अशोक के जो 7 शिलालेख जो कि लघु शिलालेख थे, इनके बारे में मैंने आप लोगों से चर्चा कर ली है। तो जिन लोगों को अच्छा लग रहा है मेरा डिस्कशन, प्लीज आप लोग उसको लिख भी लीजिए। जिन लोगों को मेरा डिस्कशन अच्छा लग रहा है प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम चर्चा करते हैं इनके जो 14 शिलालेख थे, इसकी चर्चा कर लेते हैं फटाफट। इसको आप लोग अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिए। रोमन देव अभिलेख कहाँ? नेपाल में है। रोमन देव अभिलेख कहाँ में? नेपाल की लुम्बिनी में है। इसमें चर्चा किसकी है? टैक्स की चर्चा, आर्थिक की चर्चा है। टोपरा अभिलेख और मेरठ अभिलेख, टोपरा अभिलेख और मेरठ अभिलेख को क्या किया था? इसने क्या किया था? फिरोज शाह तुगलक ने इसको निकाल के यहाँ से उखाड़ के कहा दिल्ली में लेके गया था और दिल्ली में स्थापित किए थे इन दोनों के शिलालेख को। फिर अगला आता है आपका कौशाम्बिक अभिलेख। कौशाम्बिक अभिलेख यहाँ था, लेकिन अकबर आया, अकबर ने क्या था? कौशाम्बिक अभिलेख को उखाड़ के इलाहाबाद में इसको लगा दिया। और इसमें किसमें चर्चा थी? तो कौशाम्बिक अभिलेख में कारोबाकी, अकबर की पत्नी जो प्रिय पत्नी थी कारोबाकी, और कारोबाकी दान की चर्चा की इंफॉर्मेशन इसमें लिखी थी। फिर आता है लोरियल नंदनगढ़, लोरियल अरेराज और रामपुरवी अभिलेख कहाँ पे? बिहार में। लेकिन इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो अभिलेख है वो लोरियल नंदनगढ़ है, क्योंकि इसमें मोर का चित्र बना था, मोर का चित्र बना था। तो एक बार मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं अशोक के जो 14 शिलालेख थे इनकी चर्चा कर लेते हैं फटाफट आप लोगों से। तो अशोक के जो 14 शिलालेख थे, 14 शिलालेख को क्या नाम दिया गया? चतुर्दश शिलालेख बोला गया, चतुर्दश शिलालेख बोला गया है। इन सब शिलालेख में क्या क्या बात की चर्चा की गई थी इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आप लोगों से, ठीक है। तो इनका जो पहला शिलालेख था, पहला शिलालेख जो था अशोक का, जो पहला शिलालेख था वो किससे संबंधित था? वो अहिंसा से संबंधित था। अहिंसा, साथ के साथ पशु बलि। ये क्या थे? ये कहते थे इन्होंने क्या किया था? ये कलिंग युद्ध हुआ था। कलिंग युद्ध होने के बाद इनका हृदय परिवर्तित हो गया था, जिसके कारण इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो ये क्या कहते थे? किसी से अहिंसा ना करो, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करो, ठीक है। तो इनके पहला जो शिलालेख था उसमें लिखा था किसी से आप लड़ाई या भेदभाव की जो भावना है वो आप उत्पन्न ना करो। और दूसरी बात पशु बलि, जो जानवर की बलि दी जाती है, जानवर को मारा जाता है किसी भगवान को खुश करने के लिए, तो इसकी चर्चा थी। तो ये भी नहीं, इस चीज को इन्होंने मना किया था। एक तो आप अहिंसा ना करो, दूसरी बात आप किसी भी इंसान की, किसी भी जानवर की बलि ना लो। तो किसकी जो पहला शिलालेख था, प्रथम शिलालेख में किसकी चर्चा है? अहिंसा और पशु बलि की चर्चा है। फिर आता है आपका दूसरा शिलालेख। तो दूसरा शिलालेख में किस चीज की चर्चा की है? पशु चिकित्सा। अभी तक आप लोग जानते थे, अशोक ने देखा कि जो कई सारे जानवर हैं रोड के किनारे क्या होता है, मर जाते हैं, तो उनको कोई देख रेख करने वाला नहीं होता है। हालांकि इंसान के लिए उस समय तो राजवैद्य वगैरह होते थे, वो लोग दवा देके इंसान को सही कर लेते थे। तो इसने क्या किया? एक स्थापना करी पशु चिकित्सा की, कि पशुओं की भी देख रेख की जाए। तो ये किसमें है? ये द्वितीय शिलालेख में, अशोक के द्वितीय शिलालेख में पशु की चिकित्सा का वर्णन है, पशु की चिकित्सा का वर्णन है। फिर आता है, और साथ के साथ इन्होंने जो दक्षिण भारत में जो 4 वंश थे इनकी चर्चा की थी। अशोक ने दक्षिण भारत में 4 वंश की चर्चा की थी। वो कौन कौन से वंश है जो दक्षिण भारत में पड़ते हैं? वो आपका चेर है, चोल है, पांड्य है और सतीपुत्र है। लेकिन एक क्या है, एक भारत से बाहर है, तो विदेशी हो गया। वो कौन सा वंश था? वो श्रीलंका था। इसकी भी हम चर्चा आगे जब आपको पढ़ाएंगे तो हम आपको इससे भी बारे में चर्चा करेंगे। तो द्वितीय शिलालेख में थे पशु चिकित्सा की चर्चा की है, और साथ के साथ 4 दक्षिण भारत के 4 वंश की चर्चा की है, जो कि चेर, चोल, पांड्य, सतीपुत्र और श्रीलंका। इसकी हम चर्चा आप उनसे करेंगे। अब आप लोगों को समझाते हैं जो अशोक का तृतीय शिलालेख था। तृतीय शिलालेख में अशोक ने किस चीज की चर्चा की है? तो अशोक का जो तृतीय शिलालेख था इसमें क्या किया? इसे 3 अधिकारी को नियुक्त किया था। क्या किया था? इसे 3 अधिकारी को नियुक्त किया था। वो 3 अधिकारी कौन कौन से थे? आप लोगों को मैंने पढ़ा था। राजूक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजूक हो गया, युक्ता हो गया और प्रदेशक हो गया। राजूक हो गया, युक्ता हो गया, प्रदेशक हो गया। राजूक हो गया, युक्ता हो गया, प्रदेशक हो गया। तो तृतीय शिलालेख में इन्होंने 3 अधिकारी को नियुक्त किया था। वो कौन थे? राजूक, युक्ता और प्रदेशक। और उनका कार्य क्या था? ये हर 5 साल में क्या करेंगे? जाके अपने जो जिनका राज्य था उस राज्य में जाके भ्रमण करेंगे और देखेंगे कितने लोग धर्म की नीति को अपना रहे हैं या जो भी इंसानियत को अपना रहे हैं। जैसे कि भारत में क्या होता है कि 5 वर्ष के बाद पीएम के जो आपके इलेक्शंस होते हैं, उसी तरह
ये भी था कि हर 5 साल पे जाके ये तीनों अधिकारी क्या करेंगे, अपने देश का, अपने राज्य का भ्रमण करेंगे और देखेंगे कि जो लोग यहाँ रहते हैं वो लोग इंसानियत को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर आ गया इनका चौथा अभिलेख। तो चौथा अभिलेख को बोलते हैं चतुर्थ शिलालेख। इसमें किसकी चर्चा की थी? भैरी घोष और धम्म घोष की चर्चा की थी। भैरी घोष क्या था? कलिंग युद्ध हुआ था। कलिंग युद्ध से पहले क्या था, अब जो अशोक था बहुत ही क्रूर शासक था और इसने लोगों के मार कूट के कलिंग युद्ध में जब कलिंग पे युद्ध किया था तो लोगों को बहुत मारा था, महिलाएं मारी गई थी, बच्चे मारे गए थे और अब कई लोग पूरा मतलब कलिंग युद्ध पूरी तरह समाप्त, कलिंग युद्ध के जितने भी लोग रहते थे सब लोग खत्म हो गए थे। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। तो उस समय क्या था, इसने भैरी घोष को क्या, भैरी घोष युद्ध को त्याग करके क्या किया, धम्म घोष मतलब बौद्ध को अपना लिया था। तो चतुर्थ शिलालेख में क्या है? चतुर्थ शिलालेख में किस चीज की चर्चा है? भैरी घोष और धम्म घोष बौद्ध की चर्चा है। भैरी घोष था युद्ध से संबंधित और धम्म घोष था बौद्ध से संबंधित और धार्मिक से संबंधित था। तो ये आपके चार शिलालेख हमने चर्चा कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं आगे, पांचवें छठे इनके बारे में जानते हैं आप लोगों से। तो अशोक का जो पांचवा शिलालेख था उसमें किस चीज की चर्चा की गई थी? तो अशोक के जो पांचवें शिलालेख में धम्म महामात्र एक अधिकारी था, इसकी चर्चा की गई थी। धम्म महामात्र एक अधिकारी था, इसकी चर्चा की गई थी। अशोक के पांचवें शिलालेख में धम्म महामात्र के अधिकारी की चर्चा की गई थी। अब ये जो धम्म महामात्र था उसका काम क्या था? तो उसका काम था कि लोगों को देखे कि लोगों का धार्मिक जीवन के बारे में जाने और लोग अपना जो धार्मिक जीवन या इंसानियत को कैसे अपना रहे हैं। तो धम्म महामात्र की चर्चा किस अभिलेख में है? धम्म महामात्र अधिकारी की चर्चा अशोक के पांचवें शिलालेख में। अशोक के पांचवें शिलालेख में। फिर आता है अशोक का छठा शिलालेख। अशोक का जो छठा शिलालेख है वो किससे संबंधित? जन कल्याण से। अशोक का कहना था कि जब भी कोई दिक्कत आए तो मेरे जो मंत्री लोग हैं वो लोग हमेशा खुले हैं मेरे से बात करने के लिए, हालांकि उनको कोई भी आदेश या आज्ञा नहीं लेना पड़ेगा। तो इसकी चर्चा छठे शिलालेख में, अशोक के जो छठा शिलालेख है उसमें किसकी चर्चा? जन कल्याण में। तो अशोक के जो मंत्री लोग हैं उनको जब भी कोई दिक्कत हो मुझसे सीधे आके मुझसे मिल सकते हैं। तो इसकी चर्चा जन कल्याण की चर्चा किसमें है? तो छठे शिलालेख में। फिर आपका आता है सातवां शिलालेख। सातवां शिलालेख में क्या है? सातवां शिलालेख में विभिन्न धर्म के आपसी समन्वय की बात कही गई है। इसमें सातवें शिलालेख में अशोक ने एक बात कही है, जितने भी लोग रहते हैं, जैसे कि अशोक का तो जो धर्म था वो बौद्ध धर्म था, लोगों का अलग अलग लोग धर्म अपनाते थे, कोई जैन अपनाता था, कोई आजीवक अपनाता था, कोई अन्य धर्म अपनाता था। तो जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं वो लोग सब लोग समन्वय बना के रहे, आपस में मिलजुल के रहे। तो ठीक है, तो इसकी चर्चा किसमें की गई? इसकी चर्चा आपके अशोक के सातवें शिलालेख में है। क्या है? सातवें शिलालेख में विभिन्न धर्मों के आपसी समन्वय की बात कही गई है। ठीक है, फिर आता है अशोक का आठवां शिलालेख। आठवां शिलालेख में अशोक ने किसकी चर्चा की? धम्म यात्रा की चर्चा की। अशोक ने क्या किया था? कलिंग युद्ध होने के बाद इसने क्या किया था? बौद्ध धर्म को अपना लिया था और क्या किया था? धम्म यात्रा की चर्चा चालू कर दी थी। धम्म यात्रा की चर्चा चालू कर दी थी। किसने चालू कर दी थी? अशोक ने चालू कर दी थी। और अपने राज अभिषेक के बाद इसने क्या किया? इसने सबसे पहले कहा कि धम्म यात्रा की, तो जो इनकी धम्म यात्रा जो सबसे फेमस है वो कौन सी? एक गया की है, गया की धम्म यात्रा, और लुम्बिनी की। लुम्बिनी की जो जब ये गया में गया था तो कब गया था? राज अभिषेक के 10वें वर्ष के बाद गया था। राज अभिषेक के 10वें वर्ष के बाद गया था। लुम्बिनी के राज अभिषेक के 20वें वर्ष के बाद गया था। और जो ये आपका लुम्बिनी है, लुम्बिनी आपका नेपाल में है, और नेपाल का जो रोमन देवी अभिलेख है उसकी चर्चा किससे संबंधित है? टैक्स मतलब आर्थिक से संबंधित है। तो पांचवें शिलालेख में धम्म महामात्र अधिकारी की चर्चा की गई है। छठे शिलालेख में जन कल्याण की बात कही गई है। सातवें शिलालेख में विभिन्न धर्म के आपसी समन्वय की बात कही गई है। और आठवें शिलालेख में क्या? धम्म यात्रा की चर्चा है अशोक की, और जो इसने राज अभिषेक के बाद जहां की यात्रा की गई थी तो उसमें से जो दो फेमस है वो कौन सी है? तो गया की और लुम्बिनी की। गया कब गया था? राज अभिषेक के 10 वर्ष के बाद, और लुम्बिनी राज अभिषेक के 20 वर्ष के बाद गया था। अब हम आगे और 4 जान लेते हैं, उसके बाद अपना टॉपिक को जल्द से जल्द खत्म करते हैं। तो आप लोगों को मेरा डिस्कशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसको फटाफट अपनी रफ कॉपी में इसको लिख लीजिएगा। अब हम चर्चा करते हैं अशोक के जो 9वां शिलालेख, 10वां शिलालेख, 11, 12, 13, 14 है, इनकी चर्चा करते हैं। तो अशोक का जो 9वां शिलालेख था वो किससे संबंधित था? तो अशोक का जो 9वां शिलालेख था वो संबंधित था त्योहार से। अशोक ने कहा था
कि जो त्यौहार छोटे मोटे त्यौहार होते हैं उन पे हम प्रतिबंध लगाते हैं। तो छोटे मोटे त्यौहार पे प्रतिबंध किस शिलालेख में लगा था? नौवें शिलालेख में। नौवें शिलालेख में अशोक ने छोटे मोटे त्यौहार पे प्रतिबंध लगा दिया था, रोक लगा दिया था अशोक ने। फिर आपका आता 10वां शिलालेख। 10वां शिलालेख में क्या चर्चा है? तो 10वें शिलालेख में धम्म महत्व की चर्चा है। इस अभिलेख में क्या है? जो धम्म जो था इसकी चर्चा की गई है। तो अशोक के 10वें शिलालेख में किस चीज की चर्चा की गई है? तो इसमें धम्म के महत्व के बारे में चर्चा की गई है। धम्म का जो महत्व है इसके बारे में 10वें शिलालेख में चर्चा की गई है। फिर आपका आता है 11वां शिलालेख। 11वें शिलालेख में क्या है? इसमें कहा था, अशोक ने कहा था कि जो मेरे अधिकारी हैं वो ब्राह्मणों को ना सताएं। तो ये बात किसमें कही गई है? 11वें शिलालेख में अशोक ने कहा है कि जो मेरे अधिकारी हैं वो लोग क्या है? ब्राह्मणों को ना सताएं। फिर आता है 12वां शिलालेख। 12वां शिलालेख किससे संबंधित है? ये स्त्री महामात्र से संबंधित, स्त्री महामात्र से। तो 12वें शिलालेख में किस चीज की चर्चा की गई? तो अशोक ने एक विवाह या कल्याण बनाया था। तो वो कल्याण कौन सा था? स्त्री महामात्र अधिकारी की चर्चा की गई है। वो कौन सा अभिलेख है? तो वो 12वां अभिलेख है। 12वें अभिलेख में स्त्री महामात्र के अधिकारी की चर्चा की गई। फिर आपका आता 13वां अभिलेख। 13वां अभिलेख किसे? कलिंग युद्ध की चर्चा किसमें है? ये आपके 13वें अभिलेख में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 13वां अभिलेख किससे संबंधित है? कलिंग युद्ध से संबंधित है। और 12वां अभिलेख किससे संबंधित है? स्त्री महामात्र अधिकारी से संबंधित है। फिर आपका 14वां अभिलेख आता है। 14वां अभिलेख में अशोक ने एक बात बोली है कि ये सारे अभिलेख मैंने खुद नहीं लिखे, हालांकि मैंने बहुत सारे कार्य किए, बहुत सारा काम किया है। आप लोग इसको लिख लिए, मैंने बहुत सारा काम किया है, लेकिन ये अभिलेख मैंने खुद नहीं लिखा है, मैंने किसी के द्वारा लिखा है। तो मैंने जो सारे काम किए वो इस अभिलेख पे नहीं है। तो मैं इन अभिलेख को लिखने के लिए मैं खुद स्वयं जिम्मेदार नहीं हूँ। वो जिम्मेदार कौन है? जिसने इस अभिलेख को लिखा है, उसने कहीं ना कहीं मेरे सारे कार्य को नहीं लिखा है। तो 14 अभिलेख में इसकी चर्चा, 14 जो अभिलेख है क्या बताता है? वह यह बताता है कि इस अभिलेख को लिखने की जिम्मेदारी अशोक अपने आप पे खुद ना लेके क्या करता है? जिसने लिखा था उस पर जिम्मेदारी डालता है। तो आई होप ये 14 के 14 अभिलेख आप लोग जो अभिलेख या शिलालेख है अशोक के आप लोग समझ गए होंगे, जिनको बोलते हैं चतुर्थांश शिलालेख। अशोक के 14 शिलालेख को बोलते हैं चतुर्थांश शिलालेख। अशोक का एक ऐसा शिलालेख भी है जिसमें 2 भाषाओं में लिखा गया। वह ऐसा कौन सा अभिलेख है जो 2 भाषाओं में लिखा है? अशोक का वह कौन सा शिलालेख है जो द्विभाषीय शिलालेख है? अशोक का वह शिलालेख जो द्विभाषीय है, जो 2 भाषाओं में लिखा गया, उसका नाम बताइए। तो उसका नाम है सरेकुना अभिलेख। अशोक का वह अभिलेख जो 2 भाषाओं में लिखा गया उसे बोलते हैं सरेकुना अभिलेख। ये 2 भाषाओं में है। और ये कहाँ है? तो ये अफगानिस्तान के कांधार में है। और कौन सी 2 भाषाओं में लिखा गया? ग्रीक और अरमाइक। तो ग्रीक और अरमाइक। अशोक का वह अभिलेख जो द्विभाषी अभिलेख है तो सरेकुना अभिलेख है। कहाँ पे है? अफगानिस्तान के कांधार में है। कौन सी 2 भाषाओं में लिखा गया? ग्रीक और अरमाइक। तो दोस्तों अब तक का डिस्कशन आप लोगों को कैसा लगा मेरा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज मेरे जो चैनल को या मेरे वीडियो को दूर दूर तक प्रमोट करिए, अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा। और अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।